शास्त्रों में कहा गया है चरैवेति चरैवेति। शाब्दिक अर्थ है कि चलते रहो, लेकिन बात सिर्फ इतनी सीधी सी नहीं कही गई है यहाँ। इसका अर्थ है कि जो लक्ष्य है उसकी तरफ तेजी से चलते रहो, रुकावटें आए तो उनसे जूझो, उनसे बाहर निकलो, लेकिन लक्ष्य की तरफ प्रगतिशील रहो, बढ़ते रहो। तो दोस्तों नमस्कार, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों आज हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का 11वां सत्र है और आज का सत्र पिछले सत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके में भी कभी कभी जितनी भी आरपीएससी की परीक्षाएं होती हैं उनमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित प्रश्न, खास तौर पर राजभाषा से संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। क्यों आज का सत्र महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भाषा के विविध रूपों पर। उसमें बहुत सारी भाषा के रूप होंगे, बोलियों पर बात होगी, उपभाषा पर बात होगी और राजभाषा राष्ट्रभाषा पर भी बात होगी, संपर्क भाषा पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। अब मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें कि आज के सत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आज के टॉपिक से, विषय से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाषा के विविध रूपों पर बात करेंगे। और वो विविध रूप कौन से हैं? बोली, उपभाषा, भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। उसके बाद राजभाषा हिंदी की संविधान में क्या स्थिति है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाला और साथ में रटने वाला भी टॉपिक है, उस पर बात होगी। और भाषा के विषय में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी भाषा के विषय में यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन के विषय में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार से संबंधित संस्थान हैं, उनके स्थापना वर्षों और उनके उद्देश्यों पर भी बात की जाएगी, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की चर्चा, आज का सत्र बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसको बार बार देखिए और हृदयंगम करने की कोशिश कीजिए। और आज के हमारे इस सत्र के आधार ग्रंथ होंगे, देखिए, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए जारी किए गए हिंदी के प्रयोग संबंधी जो आदेश हैं, उनके संकलन को आधार बनाकर आज के सत्र की तैयारी की गई है। और हिंदी भाषा और साहित्य एक समग्र अध्ययन, एक पुस्तक है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव के द्वारा रचित, बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हिंदी के। तो इनको आधार बना करके हम आज के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली बात, जैसा कि हमने पहले चर्चा में कहा कि बोली, उपभाषा और भाषा, यानी भाषा के विविध रूपों की शुरुआत कहां से होगी? बोली पर बात करने से होगी। अब ये जो क्रम दिया गया है दोस्तों, यहाँ बोली, उपभाषा और भाषा, ये जो क्रम है ये क्रमशः है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी भाषा का सबसे छोटा जो रूप है वो बोली है, उससे थोड़ा विस्तृत रूप है उपभाषा है, और भाषा सबसे विस्तृत रूप है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। भाषा के क्षेत्रीय प्रभाव, भाषा की समृद्धि, उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। अब बोली को अगर परिभाषित करें तो बोली की परिभाषा होगी दोस्तों कि भाषा का लघुतम और बोलचाल की भाषा का जो स्थानीय रूप होता है, किसी भी स्थान विशेष पर जो भाषा बोली जाती है, जो बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। अब बात आती है उपभाषा की। उपभाषा के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, वो है विभाषा। इसको भी ध्यान में रखेंगे, उपभाषा और विभाषा एक ही बात है। तो उपभाषा क्या है? उपभाषा सामान्य तौर पर देखा जाए तो बोली से थोड़ा सा विस्तृत रूप है। एक प्रदेश अथवा प्रदेश के बड़े भाग में वैचारिक आदान प्रदान का जो माध्यम होती है भाषा, उसे हम उपभाषा कहते हैं। यानी ये स्थानीय किसी बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन उपभाषा इससे बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। या तो पूरे संपूर्ण प्रदेश की भाषा होती है, या प्रदेश के एक विशाल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, जो वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम होती है, उसे उपभाषा या विभाषा कहते हैं। अब भाषा की तुलना में लेकिन ये सीमित क्षेत्र वाली होती है, यानी बोली से उपभाषा का रूप विस्तृत होता है, लेकिन भाषा से उसका रूप छोटा होता है। यानी बोली और भाषा के बीच की जो स्थिति है वो है
उपभाषा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जिसे बोलने वालों का कोई स्वशासित राज्य या देश नहीं होता, यानी उपभाषा जहां की होती है उनका कोई स्वतंत्र देश नहीं होता। जैसे हिंदी को हम कहते हैं कि हमारे भारत की राजभाषा है, पूरा एक देश है, पूरा एक संविधान है, उसकी पूरी अपनी एक स्वतंत्र लिपि है, उस तरीके से उपभाषा का कोई स्वशासित राज्य नहीं होता, कोई देश नहीं होता। जो भाषा में होता है बोली में भी नहीं होता, जो मानकीकृत नहीं होती, स्वतंत्र रूप से लोक में जैसी प्रचलित होती है, विकसित होती है, वो रूप हमें उपभाषा में दिखाई देता है, उसका मानकीकरण नहीं होता और उसमें साहित्य या तो बहुत कम लिखा जाता है या बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता, यानी वो केवल अपने मौखिक रूप तक ही सीमित होकर के रह जाती है। आगे चले। अब बात आती है भाषा की। भाषा विस्तृत क्षेत्र में वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम बनती है, यानी बोली और उपभाषा से अगर हम तुलना करें भाषा की, तो भाषा सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में बोले जाने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बोली का बहुत ही परिष्कृत रूप होती है, इसकी अपनी एक लिपि होती है, ये इसका स्वरूप मानकीकृत होता है और एक राज्य या स्वतंत्र देश से जुड़ी हुई होती है भाषा। अब बात आती है काव्य भाषा की। काव्य भाषा इस भाषा का ही परिनिष्ठित रूप है, यानी काव्य भाषा को आप साहित्यिक भाषा भी कह सकते हैं, परिनिष्ठित भाषा भी कह सकते हैं, यानी भाषा का जो सबसे परिष्कृत रूप है वो काव्य भाषा में यानी साहित्य में प्रयुक्त होता है और इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, एक बार फिर याद दिला दूं, जो संस्कृत से प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर लिए गए शब्द हिंदी में उसी रूप में, जिस रूप में वे संस्कृत में प्रयुक्त होते थे, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्दों की यहाँ प्रधानता होती है साहित्यिक भाषा में। तो ये भाषा के 4 रूप हुए, उनमें से जो 3 रूप हैं वो समृद्धि और भाषा के प्रभाव क्षेत्र पर आधारित हैं। कौन कौन से, बोली, उपभाषा और भाषा, और उसके परिष्कृत जो रूप है वो है काव्य भाषा। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक नजर डाल ली जाए भाषा और बोली में अंतर की, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो हम ध्यान देंगे भाषा जो है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। विभिन्न अंचलों के बीच संपर्क का माध्यम होती है भाषा, यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर भाषा प्रयुक्त होती है। लेकिन एक अंचल विशेष में स्थानीय रूप से जो वैचारिक संपर्क का माध्यम होती है वो होती है बोली, यानी बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, लेकिन बोली का कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता। भाषा मानकीकृत होती है, हम इस बात को पढ़ भी चुके हैं, और क्षेत्र के अनुसार बोली भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होती है, यानी उसका रूप मानकीकृत नहीं होता। मौखिक और लिखित प्रयोग होता है, यानी हम भाषा को बोलते भी हैं और उसमें पुस्तकें भी लिखते हैं, उसमें साहित्य का सृजन भी होता है, लिखित माध्यम के रूप में भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बोली में केवल और केवल वैचारिक आदान प्रदान होता है, यानी भाषा का मौखिक रूप ही यहाँ केवल बोली में प्रयुक्त होता है, क्योंकि बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं होती। इसकी एक निश्चित लिपि होती है, बोली की निश्चित लिपि नहीं होती। भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान होती है और बोली को शासकीय मान्यता प्रदान होना अनिवार्य नहीं है। तो ये मोटा मोटा अंतर है जो भाषा और बोली को अलग करता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस पर आधारित इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा और बोली में अंतर से संबंधित उपयुक्त कथन है, और फिर ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको अंतर में उपयुक्त कथन जो संबंधित हो वो विकल्प चुनना होगा। और उसी तरीके से इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा और बोली के अंतर से संबंधित असत्य कथन है, तो उसमें असत्य कथन यानी गलत कथन को हमें चुनना होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें अच्छे तरीके से। अगले बिंदु पर चलते हैं। अब बात आती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा की, यानी अभी हमने चर्चा की बोली की, उपभाषा की, भाषा की, और उसके बाद काव्य भाषा की, फिर हमने बोली और भाषा में अंतर समझा। अब हम समझते हैं राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है और संपर्क भाषा क्या है।
तो सबसे पहले लेते हैं राजभाषा को। राजभाषा होती है जो संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद, विधानमंडलों और न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत होती है। जो भाषा, उसे राजभाषा कहते हैं। और सरल रूप में कहें तो प्रशासनिक कार्यों में जो भी प्रयुक्त होती है भाषा, वही राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा होती है जिससे उनका सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है, जो हमारा हिंदी के साथ है। हमें लगता है कि हिंदी हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है और हम उससे भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संपर्क भाषा कौन सी होती है? संपर्क भाषा होती है दो अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच वैचारिक संपर्क का जो माध्यम होती है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पंजाब से है, दूसरा व्यक्ति बंगाल से है, पंजाबी को बंगाली नहीं आती और बंगाली को पंजाबी नहीं आती, दोनों को हिंदी भी नहीं आती। ऐसी स्थिति में कोई एक ऐसी भाषा जो उनके बीच वैचारिक संपर्क का माध्यम बनेगी, वो भाषा क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा। वो भाषा अंग्रेजी भी हो सकती है, वो भाषा और भी कोई भाषा हो सकती है। तो दो अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनती है, उसी भाषा को संपर्क भाषा कहा जा सकता है। इसको एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए कोई भारतवासी है, भारतीय है, जैसे मान लीजिए कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने गए हैं, अब उनकी भाषा हिंदी है, लेकिन वहां जो लोग बैठे हैं, इतने सुधी जन, उन सबको हिंदी समझ में नहीं आती, तो वो जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे वो भाषा क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा। जैसे विश्व में सबसे अधिक प्रचलित जो संपर्क भाषा है वो है अंग्रेजी। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रशासनिक कार्यों में काम आने वाली भाषा राजभाषा, संपूर्ण राष्ट्र में वैचारिक माध्यम होने वाली भाषा जिससे हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव हो, राष्ट्रभाषा। और दो अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच संपर्क का माध्यम, वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम संपर्क भाषा होती है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखें कि राष्ट्रभाषा को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जानी चाहिए, यानी जितनी जनसंख्या है उसका अधिकांश प्रतिशत लोग जिस भाषा का प्रयोग करें, वही भाषा किसी भी देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। दूसरी बात, आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार विमर्श और सांस्कृतिक एकता की स्थापना में सहायक हो जो भाषा, यानी लोगों का जिससे सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव हो, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और ये एक सार्वदेशिक भाषा होती है, यानी व्यापक स्तर पर किसी भी राष्ट्र में बोली जाती है। अगले बिंदु पर आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में जिस समय राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठा, उस समय तीन भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो संस्कृत थी, एक अंग्रेजी थी और एक हिंदी थी। और उसके साथ एक फारसी भाषा भी थी, क्योंकि अंग्रेजों से पहले हमारा बहुत लंबे समय तक जो भारत का शासन संचालन किया गया वो मुसलमानों के द्वारा किया गया, और उस दौर में फारसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभर करके सामने आई थी। तो ऐसी स्थिति में अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों बनाया गया। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ, उस समय जो असफलता का सामना करना पड़ा भारत के क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को, उसका एक कारण था कि संपूर्ण देश में कोई भी एक ऐसी भाषा नहीं थी जिसके माध्यम से वे वैचारिक आदान प्रदान कर सकते। और यही कारण है कि एकता स्थापित नहीं हो सकी दक्षिण और उत्तर के बीच, और 1857 का जो आंदोलन है वो असफल रहा, मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर सका। दूसरा बिंदु, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का जो चुनाव है, जब हमने यहां आवश्यकता महसूस की, तो उसके बाद राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का चुनाव अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि को जन स्वीकृति न मिलने के कारण, यानी तीन भाषाएं हिंदी के कंपटीशन में थी, राष्ट्रभाषा के कंपटीशन में, कि कौन सी भाषा इन चारों में से राष्ट्रभाषा हो।
संस्कृत थी, फारसी थी और अंग्रेजी थी, और चौथी भाषा हिंदी तो थी ही। तो संस्कृत भाषा को सभी लोगों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बोलना बहुत मुश्किल था, यानी इसे राष्ट्रीय स्वीकृति, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति नहीं मिली राष्ट्रभाषा के रूप में, जबकि ये इससे हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव भी था। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रयोग में कम आने के कारण इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति नहीं मिली। वही स्थिति फारसी की हुई, और अंग्रेजी क्योंकि एक विदेशी भाषा थी इसलिए जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। परिणामतः इन तीनों भाषाओं को जन स्वीकृति न मिलने का जो लाभ है वो चौथी भाषा यानी हमारी हिंदी को मिला, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हिंदी के समकक्ष थीं जो राष्ट्रभाषा बनने के लिए जिन पर बात हुई थी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी। लेकिन जन स्वीकृति न मिलने के कारण ये भाषाएं राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों बनाया गया, उसका कारण जन स्वीकृति न मिलना है। हिंदी से अधिक सामर्थ्यवान कोई और भाषा नहीं थी जितनी सामर्थ्यवान हिंदी थी, क्योंकि हिंदी में फारसी के भी शब्द थे, संस्कृत के भी शब्द थे, कुछ एक अंग्रेजी के भी शब्द शामिल हो गए थे। तो हिंदी का जितना विस्तृत रूप विकसित हो गया था उतना विस्तृत रूप संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का नहीं था। यही कारण है कि हिंदी वैचारिक आदान प्रदान की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही सामर्थ्यवान भाषा के रूप में सामने आई, और इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिन पर आधारित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसने दिया? इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो प्रताप नारायण मिश्र जो हिंदी के साहित्यकार हुए, उन्होंने ये नारा दिया। ये आपको स्मृति में हमेशा बनाए रखना है। दूसरी बात, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार किसका था? तो ये विचार 1873 ईस्वी में बंगाल के केशव चंद्र सेन ने दिया। अब ये केशव चंद्र सेन कौन थे, संक्षेप में आपको बताती हूँ। बंगाल में एक सामाजिक और धर्म सुधार संस्था राजा राम मोहन रॉय ने स्थापित की थी। कौन सी थी? ब्रह्म समाज। और उस ब्रह्म समाज के कालांतर में वैचारिक मतभेद के कारण दो टुकड़े हो गए थे। एक आदि ब्रह्म समाज यानी जिसको राजा राम मोहन रॉय संचालित करते थे, और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज जिसे केशव चंद्र सेन संचालित करते थे। तो उन केशव चंद्र सेन ने बंगाल में सबसे पहले 1873 में ये विचार प्रस्तुत किया। किस पत्र के माध्यम से? सुलभ समाचार पत्र के माध्यम से, जो बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। देखिए कितने आश्चर्य की बात है, एक बंगाल का व्यक्ति, एक समाज सुधारक, और बंगाली भाषा के ही पत्र के माध्यम से, सुलभ समाचार के माध्यम से विचार अभिव्यक्त करता है कि अगर हिंदुस्तान में कोई भाषा, भारत में कोई भाषा राष्ट्रभाषा बनने योग्य है तो वो है हिंदी। तो आपको ये याद रखना है कि केशव चंद्र सेन ने 1873 ईस्वी में सुलभ समाचार पत्र के माध्यम से, जो कि बंगला भाषा का पत्र था, अब ये विचार व्यक्त किया कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए। अगला बिंदु आता है, केशव चंद्र सेन के इस विचार का समर्थन किसने किया? बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियां। और उन दोनों के द्वारा जब इस बात का समर्थन किया गया तो ये बात आगे बढ़नी ही थी। इसे एक मजबूत आधार मिल चुका था। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर की स्वीकृति के द्वारा, उनके समर्थन के द्वारा। अगला बिंदु देखते हैं। अब राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास का माध्यम कौन कौन से थे, यानी किस तरीके से हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई। क्योंकि कोई भी भाषा जन्म लेने के तुरंत बाद राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं बन जाती, साहित्यिक भाषा भी नहीं बनती। इस बात को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इस पर बहुत बार बड़ी बड़ी चर्चाएं हम कर चुके हैं। तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसे कौन से माध्यम थे जिनके कारण हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई? तो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। जितने भी उस समय सामाजिक और धार्मिक आंदोलन थे, उन आंदोलनों के माध्यम से
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए 1826 में राजा राम मोहन रॉय ने बंगदूत नामक हिंदी पत्र के माध्यम से देश की एकता के लिए हिंदी के पठन पाठन को अनिवार्य माना। अब आप देखिए, अभी हमने पढ़ा कि केशव चंद्र सेन ने 1873 में सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विचार को प्रस्तुत किया। उससे पहले 1826 में राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यानी अपनी ब्रह्म समाज नामक सामाजिक और धार्मिक संस्था के माध्यम से क्या विचार व्यक्त किया कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में एकता स्थापित हो तो हमें हिंदी की पुस्तकें पढ़ाने पर जोर देना चाहिए। जब तक हम हिंदी के पठन पाठन को विकसित नहीं करेंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम देश में एकता के विचार की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी हम देख सकते हैं कि केशव चंद्र सेन ने जो बाद में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखा, उसका आधार राजा राम मोहन रॉय का ये वक्तव्य था। नवीन चंद्र राय एक अन्य विद्वान थे जिन्होंने पंजाब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसको विकसित करने में? हिंदी को विकसित करने में। हिंदी की उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं संपादित की और हिंदी में निकाली, और उन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार को गति प्रदान की। और इसके इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने पाठ्य पुस्तकें, अच्छी बच्चों के लिए अच्छी पाठ्य पुस्तकें हिंदी में लिखी, जिससे कि हिंदी को विद्यालयों में पढ़ाया जा सके। तीसरा बिंदु है भूदेव मुखर्जी नाम के व्यक्ति, जिन्होंने बिहार में हिंदी पाठ्य पुस्तकों के प्रचलन और बिहार की अदालतों में हिंदी और नागरी लिपि की स्थापना की। यानी ये तीन व्यक्ति हैं, ये बंगाल में चर्चा करते हैं, हिंदी के विकास के लिए कोशिश करते हैं। ये नवीन चंद्र राय लाहौर में कोशिश करते हैं, और भूदेव मुखर्जी बिहार में कोशिश करते हैं कि हिंदी को विकसित किया जाए। भूदेव मुखर्जी हिंदी में पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाते हैं बिहार में, नवीन चंद्र राय तैयार करवाते हैं लाहौर में। तो इस तरह की गतिशीलता यहां चलती है। और बंगाल में तो हमको पता ही है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से, उसके तत्वावधान में पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाई गई और उसकी जिम्मेदारी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को दी गई थी। तो इस तरीके से अलग अलग प्रांतों में अपने अपने तरीके से जो भी समाज और धर्म सुधार संबंधी संस्थाएं स्थापित हुई थी, उनके माध्यम से हिंदी को आगे बढ़ाया गया। आगे चलें। अब केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती कौन? आर्य समाज के संस्थापक। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब पहले अपने भाषण दिया करते थे प्रारंभ में, तो वे संस्कृत में दिया करते थे। और संस्कृत एक ऐसी भाषा उस समय तक हो चुकी थी, यानी आधुनिक काल में आकर संस्कृत भाषा में भाषण देना यानी जन सामान्य से अपने विचारों को अलग रखना, क्योंकि संस्कृत उस समय जन भाषा नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में केशव चंद्र सेन ने, जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पैरवी पहले ही कर चुके थे, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह दी कि आप संस्कृत के स्थान पर अगर अपने भाषण हिंदी में देंगे तो निश्चित रूप से आपके विचार जन जन तक पहुंचेंगे, और आप जो कार्य करना चाहते हैं धर्म के सुधार को लेकर के, समाज के सुधार को लेकर, वो और अधिक गति पकड़ेंगे। और दयानंद सरस्वती ने बड़ी उदारता पूर्वक, बड़े सहज रूप में इस बात को स्वीकार किया, और उसके पश्चात उन्होंने संस्कृत के स्थान पर अपने भाषणों में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया। आगे चलें। अब बात आती है कि राष्ट्रभाषा के रूप में एक और माध्यम था दूसरा। वो क्या था? स्वतंत्रता संग्राम। यानी अभी तक हमने जो चर्चा की, हमने देखा कि समाज और धर्म सुधार आंदोलनों के माध्यम से हिंदी भाषा राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपना स्वरूप, अपनी पहचान बनाने लगी, अपना स्वरूप निर्धारित करने लगी। दूसरा जो कारण था, दूसरा जो माध्यम था, जो बहुत मजबूती से सामने आया, वो था स्वतंत्रता आंदोलन। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के द्वारा शासित था, यानी गुलाम था, दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए जाते हैं, उनके माध्यम से हिंदी भी विकसित हुई। सबसे पहले 1915 में जब गांधी जी लौट करके अफ्रीका से आए, दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने बहुत तेजी से ये बात महसूस की कि जब तक भारत में एक देशव्यापी भाषा नहीं होगी, देशव्यापी भाषा यानी राष्ट्रभाषा नहीं होगी, तब तक हम स्वतंत्रता आंदोलन में सफल नहीं हो सकते, यानी हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने
हिंदी के विकास की ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया। कब? 1915 के बाद। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इस दिशा में स्वतंत्रता सेनानियों ने काम करना शुरू किया। 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस के राष्ट्र निर्माण के जितने भी रचनात्मक कार्य थे, उन सभी में एक और रचनात्मक कार्य गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया, और वो था हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार। क्योंकि हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता थी, उसे वो सामर्थ्य देने की आवश्यकता थी जिससे कि वो कालांतर में राष्ट्रभाषा बन सके। 1936 और 1938 में कांग्रेस में जो भी अधिवेशन हुए, उनके दौरान राष्ट्रभाषा सम्मेलन भी आयोजित किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है स्वतंत्रता संग्राम का, जिसके माध्यम से हिंदी को अपना एक नया स्वरूप विकसित करने में सफलता मिली और हिंदी राष्ट्रभाषा बनने में समर्थ हुई। हिंदी की राजनीतिक स्थिति, इन सब गतिविधियों से हिंदी की राजनीतिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई, बहुत मजबूत हो गई। और जो भाषाएं अन्य थीं प्रचलित, जिन पर मुद्दा उठा था अलग अलग समय में कि इन्हें राष्ट्रभाषा होना चाहिए, संस्कृत थी, फारसी थी, अंग्रेजी थी, वे सब पीछे रह गई। हिंदी विकसित होकर आगे आई। अहिंदी भाषी प्रांतों में भी बहुत अधिक इस भाषा का, हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचार और प्रसार किया गया। अनेक ऐसी संस्थाएं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, स्थापित की गई दक्षिण भारत में भी, जिससे कि वहां भी हिंदी एक मजबूत सशक्त वैचारिक माध्यम के रूप में विकसित की जा सके। अगला बिंदु, अब बात आती है कि हमने देख लिया कि समाज और धर्म सुधार आंदोलनों के माध्यम से हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई, स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई, और तीसरी बात आती है साहित्यिक संस्थाओं के माध्यम से हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई। और उसमें नाम आते हैं ये, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, काशी नागरी प्रचारिणी सभा 1893 में स्थापित की गई, और वाराणसी में, यानी बनारस या काशी, तीनों एक ही स्थान के नाम है, यहाँ पर काशी नागरी प्रचारिणी संस्था स्थापित की गई। और इस संस्था ने प्राचीन हिंदी की पांडुलिपियों को तलाश करने, खोजने और उन पर शोध कार्य करने, उन्हें प्रकाशित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। और यही कारण है कि हिंदी का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास एक निश्चित स्वरूप धारण कर सका। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में प्रयाग में यह संस्था स्थापित की गई, और इसने अलग अलग स्थानों पर हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किए और हिंदी की स्थिति को मजबूत किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 और 1927 में अलग अलग स्थानों पर स्थापित की गई, और इसके द्वारा दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से किया गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 में वर्धा में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना, उसे पहचान दिलाना। राष्ट्रभाषा सभा 1937 में पुणे में स्थापित हुई, और इसका उद्देश्य भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करना था। हिंदी विद्यापीठ 1929 में देवघर नामक स्थान पर स्थापित हुई यह संस्था, और इसने भी हिंदी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1938 में गुवाहाटी में हुई, और इन सभी संस्थाओं ने अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्थानों पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको इन सब के बारे में जानना चाहिए, कब इनकी स्थापना हुई और कौन से स्थान पर इन्हें स्थापित किया गया, ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगले बिंदु पर आते हैं। अब आते हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई। तो सबसे पहली बात हमने संस्था के रूप में किसकी की थी? काशी नागरी प्रचारिणी सभा। और इसी तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका हमारे सामने आती है, वैसे तो पत्रिकाएं बहुत हैं, उदंत मार्तंड हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र माना जाता है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग साहित्यकारों ने भी समाचार पत्र दिए, जिनकी भूमिका को राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वो इतने सारे नाम हैं दोस्तों कि हम यहाँ केवल प्रमुख नामों की बात कर रहे हैं। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका वो पत्रिका है जिसने हिंदी के स्वरूप को बहुत ही मजबूती प्रदान की, बहुत सशक्त बनाया। हिंदी केसरी, ये तिलक के जो मराठा पत्र था, मराठा में एक पत्र का संपादन करते थे बाल गंगाधर तिलक, जिसका नाम था केसरी। उसी को
माधवराव सप्रे जो हिंदी के साहित्यकार हैं, जिनकी हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी मानी जाती है, वो माधवराव सप्रे, उन्होंने तिलक से अनुमति ली कि वे केसरी नामक उनके मराठी पत्र को हिंदी में प्रकाशित करना चाहते हैं, और तिलक से अनुमति प्राप्त करके उन्होंने हिंदी केसरी के नाम से उस समाचार पत्र को हिंदी में प्रकाशित करना शुरू किया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी केसरी जो पत्र था वो मराठा पत्र केसरी का हिंदी रूपांतर था। लेकिन मराठा पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक और हिंदी केसरी के संपादक थे माधवराव सप्रे। अभ्युदय और मर्यादा ये दो अलग अलग पत्र हैं। इन दोनों का संपादन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया, और इन दोनों ने भी हिंदी को विकसित करने में, एक प्रभावशाली रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नवजीवन नाम से एक पत्र प्रकाशित करना शुरू किया, और ये सारी पत्रिकाएं और इसके अलावा भी जिन पत्रिकाओं की हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन सब के माध्यम से धीरे धीरे हिंदी बहुत ही मजबूत, बहुत प्रभावशाली वैचारिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सामने आई, और इन सब स्थितियों के परिणाम स्वरूप हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा के स्वरूप को हमने पढ़ लिया, अब बात आती है राजभाषा के रूप में हिंदी। दोस्तों बहुत ध्यान से रखना है, इन बिंदुओं को रटना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बिंदु कई बार भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, किसी भी परीक्षा में जीके में आ सकता है ये प्रश्न, ये केवल हिंदी तक सीमित नहीं है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो किसी भी परीक्षा के जीके के प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई। राजभाषा, एक बार फिर दोहरा दूं, सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे मान्यता प्रदान की जाती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर इसीलिए प्रतिवर्ष हम देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात आप सभी को मालूम है। जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ, तब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और उनकी अध्यक्षता में ही संविधान सभा ने राजभाषा संबंधी भाग को स्वीकृति प्रदान की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला बिंदु, भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। हमारा संविधान विश्व का विस्तृत विशाल संविधान है, और उस संविधान में किस भाग में हमारी राजभाषा की बात की गई है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वो 3 भाग हैं, 5वां भाग, 6ठा भाग और 17वां भाग, और सबसे महत्वपूर्ण है भाग 17। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चले। अब संविधान के भाग 17 का जो शीर्षक है उसका नाम ही राजभाषा है, ये आपको ध्यान में रखना है। 5, 6 और 17 3 भाग हैं जो संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग हैं, और उनमें से जो 17वां भाग है उसका शीर्षक ही क्या है, राजभाषा शीर्षक है, और उसमें 4 अध्याय हैं। उन अध्यायों के शीर्षक क्या हैं? सबसे पहला अध्याय है संघ की भाषा, यानी संघ की भाषा कौन सी होनी चाहिए, उस पर यहाँ नियम बताए गए हैं। प्रादेशिक भाषाएं कौन सी होनी चाहिए, उस पर यहां बात की गई है। तीसरे अध्याय में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में अधिनियमों और विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी हो, इस पर तीसरे अध्याय में चर्चा की गई है। और भाषा संबंधी यानी राजभाषा से संबंधित कुछ विशेष निर्देश चौथे अध्याय में दिए गए हैं। यानी हमारे संविधान का जो 17वां भाग है, उस 17वें भाग का शीर्षक है राजभाषा, और उस राजभाषा शीर्षक को वाले भाग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और वो 4 अध्याय कौन कौन से हैं? संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और चौथा भाग है विशेष निर्देश। अब राजभाषा संबंधी कुछ अनुच्छेद, नियम और अधिनियम है जिन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर संक्षेप में हम यहाँ चर्चा करेंगे। इस चर्चा को मैं यहाँ दोहरा रही हूँ कि संविधान के भाग 17, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, इसको आपको किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है कि संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अनुसार
कौन से अनुच्छेद और कौन से भाग के अनुसार? संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राजभाषा हिंदी होगी, और कौन सी हिंदी? जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, यानी हमारी जो राजकीय लिपि है वो है देवनागरी लिपि। शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा। हमारे हिंदी में जो संख्याएं होती हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से लिखी जाती हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय रूप जो है अंकों का वो ही यहाँ पर स्वीकृत किया जाएगा। जो हम अंक लिखते हैं वो अंतरराष्ट्रीय रूप है अंकों का। आगे चलें। अनुच्छेद 120 आता है। अनुच्छेद 120 में किस बात पर चर्चा की गई है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी। यानी जब संसद में किसी भी विषय पर बहस होगी, चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, तो या तो हिंदी में किया जाएगा या अंग्रेजी में किया जाएगा। इसके अलावा किसी और भाषा का प्रयोग करने की अनुमति संसद में नहीं है। और ये बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 120 में इस बात को कहा गया है। लेकिन एक प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति न तो हिंदी बोल सकता है और ना ही अंग्रेजी बोल सकता है, तो उस स्थिति में राज्यसभा का जो सभापति है या लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो विशेष परिस्थितियों में उस व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में बात करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुमति दे सकता है। यानी संसद में दो ही भाषाएं प्रयोग में लाई जाएंगी, हिंदी और अंग्रेजी। और हिंदी और अंग्रेजी में अगर कोई व्यक्ति विचार अभिव्यक्त करने में असमर्थ है तो अनुमति से, सभापति या अध्यक्ष की अनुमति से वो अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकारी होगा। ये कहां कहा गया है? 120 में। अब अनुच्छेद आता है 210। अनुच्छेद 210 में देखिए, जो बात संसद के लिए 120 में कही गई है वही बात विधान मंडलों के लिए, विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 210 में कही गई है। बिल्कुल सिर्फ आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है। विधान मंडलों की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 210 और संसद की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 120 है। विधान मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी हिंदी या अंग्रेजी, और विशेष परिस्थितियों में विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति से मातृभाषा का प्रयोग करने की अनुमति होगी। ये बात यहां कही गई है। आगे चलें। अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 343(1) को बिल्कुल मत भूलिए। यही वो अनुच्छेद है जहां ये घोषणा की गई है कि संघ कौन सा? भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 पर आते हैं। अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में जो भी आयोग और संसद की समिति गठित की जाएगी उसकी चर्चा 344 में की गई है। तो आयोग यानी राजभाषा आयोग के गठन की बात यहां कही गई है 344 में, और एक समिति जो गठित करने की बात कही गई थी उसे भी यहां 344 अनुच्छेद में कहा गया है। अब वो बात क्या है उसे समझते हैं। देखिए, यहां ये कहा गया है अनुच्छेद 344 में कि 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के आदेश से एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का एक आयोग गठित किया जाएगा। कि कौन कौन होंगे उसमें? सबसे पहली बात, अनुमति आदेश किसका होगा? राष्ट्रपति का। उसके द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, और 8वीं अनुसूची में जो भी हमारी 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से मिलाकर के एक आयोग गठित किया जाएगा। और वो आयोग का काम क्या होगा? उस आयोग की जिम्मेदारी होगी कि प्रशासकीय कार्यों में, शासकीय कार्यों में यानी राजकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो, और उसकी सिफारिश किस तरीके से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए उसकी सिफारिश राष्ट्रपति से ये आयोग करेगा। एक ऐसा आयोग गठित करने की बात यहाँ की गई कि जब संविधान को पारित हुए 10 वर्ष हो जाएंगे, उस 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति आदेश देंगे एक अध्यक्ष को बनाकर नियुक्त करके कि आप एक ऐसा आयोग गठित कीजिए जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हों।
और वे सभी सदस्य मिलकर के अलग अलग भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे सभी मिलकर के ये सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से कि हिंदी को किस प्रकार सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार का आयोग गठित करने की बात अनुच्छेद 344 में हमारे संविधान में कही गई है। आगे चलें। अनुच्छेद 344 में ही एक और बात कही गई है। हमने पढ़ा था कि आयोग के गठन की बात और संसदीय समिति की बात, तो उस समिति की चर्चा यहां पर करते हैं। आयोग की बात हम कर चुके, तो यहां पर यह निर्धारित किया गया कि 30 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी। जो 30 सदस्य होंगे समिति के, उनमें से 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे, और इनकी एक समिति गठित की जाएगी। और जो आयोग गठित किया गया है भाषा हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने की दृष्टि से, उस आयोग की जो सिफारिशें होंगी, उन सिफारिशों की जांच करने का काम ये 30 सदस्यों की समिति करेगी। और उसके बाद इस सिफारिशों पर उस समिति के क्या विचार हैं, क्या राय है, वो राष्ट्रपति को सूचित करेगी। यानी केवल आयोग के सिफारिश करने से कोई भी बात नहीं बनेगी, बल्कि जब तक ये समिति 30 सदस्यों की जो बनाई जाएगी, ये नहीं अब उस बात को पास करती, उसको स्वीकृति प्रदान करती, उसमें कोई सुझाव जो भी देगी, वो सारे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद अंतिम निर्णय राष्ट्रपति संसदीय समिति की सलाह और सिफारिश के आधार पर लेगा। ये बात भी अनुच्छेद 344 में हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कही गई है। अब बात आती है अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में क्या चर्चा की गई है? 8वीं अनुसूची की भाषाओं के विषय में चर्चा की गई है। 8वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में जब संविधान हमारा लागू हुआ 1950 में, उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। लेकिन 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा मान लिया गया। कब? 1967 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन 3 भाषाओं को 1992 में स्वीकार कर लिया गया 8वीं अनुसूची की भाषाओं के संबंध में। यानी पहले सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, उसके बाद इन 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में भाषाओं में शामिल किया गया। 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कुछ अन्य भाषाएं शामिल की गई 8वीं अनुसूची में, और वो भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन सी भाषाएं शामिल की गई 2003 के 92वें संशोधन में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। और आगे चलते हैं। अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में जो और बातें कही गई हैं वो है कि आज की तारीख में वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। यानी संविधान जब स्वीकृत हुआ था तब 14 भाषाएं थी, उसके बाद क्रमशः भाषाओं को और जोड़ा गया, और उसके बाद आज स्थिति ये है कि कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली गई हैं। और वे भाषाएं ये हैं जो आपको याद होनी चाहिए: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची का अंग बन चुकी हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वर्तमान में एक और बात महत्वपूर्ण कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं तो शामिल हैं, उसके अलावा 6 शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल की गई हैं। 8वीं अनुसूची में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषाओं से मतलब क्या है कि वे भाषाएं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी जिनमें हमारे पुराने सांस्कृतिक ग्रंथ लिखे गए हैं, उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में माना गया है। और इन भाषाओं की संख्या है 6।
तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत हैं? 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत हैं। और वो कौन कौन सी हैं? 2004 में ये प्रावधान किया गया और तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 2008 में कन्नड़, 2008 में ही तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और इस प्रकार से ये 6 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकृत की गई। आगे चलें, अनुच्छेद 345 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 345 किस बात से संबंधित है? कि राज्य की राजभाषा यानी राज्य का कार्य, देखिए संसद का, राष्ट्र की सब बात चर्चा हो गई, लेकिन राज्य में जो राजकीय कार्य है वो किस भाषा में होगा, उससे संबंधित जो भी व्यवस्था है वो 345 अनुच्छेद में की गई है। और 348 अनुच्छेद में जो विधि, जो कानून बनाए जाएंगे और न्यायालयों में कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी, वो 348 में उसकी चर्चा की गई है। 350 में क्या चर्चा की गई? अनुच्छेद 350 में 1956 में अनुच्छेद 350 में 350 क जोड़ दिया गया। और वो 350 का क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यानी अनुच्छेद 350 हमारे संविधान का इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1956 में इसी अनुच्छेद में 350 क नाम का एक अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया और उसमें यह कहा गया कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो हिंदी या अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में नहीं बल्कि उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा जितनी जल्दी सीखता है उतना अन्य भाषाओं के माध्यम से नहीं सीखता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो 350 का ही वो अनुच्छेद है। अब 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344(1) के आधार पर, जो 344(1) में राजभाषा के गठन की बात की गई थी, वो राजभाषा आयोग कब गठित किया गया? 7 जून 1955 को गठित किया गया। और इस राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे बीजी खरे, आपको पता होना चाहिए। और इसकी पहली जो बैठक है वो 15 जुलाई 1955 में संपन्न हुई। अब राजभाषा संकल्प की बात करते हैं। 1968 में पहला राजभाषा संकल्प आया और इसके अंतर्गत ये कहा गया, ये राजभाषा संकल्प क्या था? ये राजभाषा संकल्प था कि राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास और प्रसार को किस तरीके से गति प्रदान की जाए, ये 1968 के राजभाषा संकल्प में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 1991 में दूसरा राजभाषा संकल्प प्रसारित किया गया और इसमें इसी राजभाषा संकल्प को फिर से दोहरा दिया गया। 1968 के राजभाषा संकल्प को फिर से दोहराया गया और इसमें कोई भी नवीनता नहीं थी। केवल यही बात कही गई कि हिंदी को राजभाषा के रूप में किस तरीके से विकसित किया जाए और क्या क्या कदम उसके विकास के लिए उठाए जाने चाहिए ताकि हिंदी राज कार्य में एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जा सके और विकसित की जा सके। आगे चलें। अब बात आती है राजभाषा से संबंधित संस्थाओं की। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहली जो संस्था सबसे महत्वपूर्ण है वो है केंद्रीय हिंदी समिति, 1967 में स्थापित हुई। और केंद्रीय हिंदी समिति का मतलब है कि केंद्र सरकार के तत्वावधान में ये संस्था काम करती है और विभिन्न भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना इसकी जिम्मेदारी है। यानी भारत सरकार के जितने भी केंद्रीय मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों में जो प्रचार प्रसार, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, उन सभी कार्यों में एक सामंजस्य स्थापित करना, एक समन्वय स्थापित करना, एक तालमेल स्थापित करना, जिससे कि उस काम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सके, इस कार्य को करती है केंद्रीय हिंदी समिति, जिसकी स्थापना 1967 में की गई और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। केंद्रीय संस्था केवल एक ही है हिंदी की और वो है केंद्रीय हिंदी समिति 1967 में और अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आगे चलें, अगली संस्था पर बात करें।
अब शिक्षा मंत्रालय के अधीन भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण संस्था 1954 में स्थापित हुई। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उन सभी को प्रोत्साहित किया जाता है। ये सबसे ऊंची, सबसे उच्चतम संस्था है साहित्य की, हिंदी साहित्य की विकास की दृष्टि से। और आप पढ़ते होंगे जब भी रचनाकारों, अलग अलग साहित्यकारों के विषय में पढ़ते हैं, तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं होती हैं वो इसी अकादमी के द्वारा सम्मानित की जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगली संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, 1957 में स्थापित की गई। और इसका देखिए, इसका उद्देश्य था हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करना। इसका उद्देश्य है सस्ती दरों पर जनता को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, यानी जो उच्च कोटि की पुस्तकें बहुत महंगी खरीद अगर बेची जाएंगी तो संभवतः जनता के द्वारा, एक आम आदमी के द्वारा उन्हें खरीदना मुश्किल होगा और उन पुस्तकों का लाभ उस स्थिति में आम आदमी को नहीं मिल सकेगा। इस उद्देश्य से नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली स्थापित की गई 1957 में। और इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन कर कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था हिंदी साहित्य के, हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से। अगली संस्था शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ये भी संस्थाएं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली 1960 में स्थापित हुई। इसका उद्देश्य क्या था? शब्दकोश, विश्वकोश, अहिंदी भाषियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, यानी शब्दकोशों का प्रकाशन करना, विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया प्रकाशित करना, और उसके अलावा जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं हमारे, जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती आमतौर पर आम आदमी के द्वारा, तो उनके लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तकें सरल रूप में प्रकाशित करना, जिससे कि हिंदी उनके लिए भी एक सहज भाषा बन सके। दूसरी संस्था है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली, 1961 में इसकी स्थापना की गई। विज्ञान और तकनीकी संबंधी शब्दावली का प्रकाशन करना इसका दायित्व है। अब इसकी क्या आवश्यकता है दोस्तों? इसकी आवश्यकता इसलिए है कि अगर हमें राजकाज में हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करना है, तो हमें उस शब्दावली का, उस वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का विकास करना ही होगा जो हमारे आगे के विकास को आधार प्रदान करे। अन्यथा क्या होगा? हमें अंग्रेजी के शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा और उस स्थिति में हिंदी धीरे धीरे पिछड़ने लगेगी। तो इस दृष्टि से इस आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का गठन करना, उसे प्रकाशित करना। अब आती हैं कुछ संस्थाएं हिंदी के विकास से संबंधित जो गृह मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा विधायी आयोग 1965 से 1975 के बीच, 1975 इस तरीके से पढ़ लेंगे, 1965 से 1975 के बीच गठित किया गया। केंद्रीय अधिनियमों का, जितने भी केंद्रीय अधिनियम बनाए गए, उनका हिंदी पाठ उपलब्ध कराया गया। किसके द्वारा? राजभाषा विधायी आयोग के द्वारा। यानी जितने भी एक्ट, जितने भी कानून बने, उनका हिंदी रूपांतर राजभाषा विधायी आयोग करता है, ताकि आम आदमी उन सभी अधिनियमों को अच्छी तरह से समझ सके। अब ये जो राजभाषा विधायी आयोग है, ये पहले गृह मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब ये कानून मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि इसका काम है कानूनों का हिंदी रूपांतर करना। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि प्रारंभ में राजभाषा विधायी आयोग गृह मंत्रालय के अधीन था, अब ये कानून मंत्रालय के अधीन है। अगला चलिए, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ये संस्था 1971 में स्थापित की गई और देश में ये अनुवाद कार्य की सबसे बड़ी संस्था है। और इसका लाभ ये है कि विभिन्न भाषाओं में जो भी साहित्यिक कृतियां प्रकाशित हो रही हैं, हमारे देश में ही कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और उन सबके हिंदी अनुवाद को प्रोत्साहित करना, ताकि एकता स्थापित हो सके। भाषिक एकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, और विभिन्न भाषाओं में जो उत्कृष्ट साहित्य है उसे भी हिंदी में पढ़ा जा सके, उसका आनंद लिया जा सके, उसका उपयोग हो सके। अगला, राजभाषा विभाग 1975 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामले देखना। यानी सरल भाषा में कहें तो राजभाषा विभाग का दायित्व था कि किस तरीके से राजकाज में ज्यादा
हिंदी का प्रयोग प्रोत्साहित किया जाए, ज़्यादा बढ़ावा हिंदी को दिया जाए, उसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, वो कार्य देखना राजभाषा विभाग की जिम्मेदारी है। अब बात आती है विश्व हिंदी सम्मेलनों की। आप बच्चों बहुत समय से सुनते चले आ रहे होंगे, तो विश्व हिंदी सम्मेलन यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को भाषा के रूप में, एक सशक्त भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास है विश्व हिंदी सम्मेलन। और इसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को हुआ और ये प्रावधान किया गया कि 3 वर्ष में ये सम्मेलन एक बार आयोजित होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे कारणों से समय समय पर रुकावटें आई। तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 जनवरी से 14 जनवरी को 1975 में नागपुर, भारत में आयोजित किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही कारण है क्योंकि ये सम्मेलन 10 जनवरी को शुरू हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा सम्मेलन 1976 में ही, देखिए 3 साल में एक बार आयोजित करने की बात हुई थी, लेकिन 1976 में ही 28 से 30 अगस्त के बीच दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया और ये मॉरिशस के पोर्ट लुई नामक स्थान पर आयोजित किया गया। उसके बाद तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 1983 में आयोजित किया गया। बहुत लंबा समय बीत गया और 28 से 30 अक्टूबर के बीच हुआ और ये भी नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुआ। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 1993 के बीच फिर से मॉरिशस के पोर्ट लुई नामक स्थान पर चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। 5वां सम्मेलन कहां हुआ? 4 से 8 अप्रैल 1996 के बीच ट्रिनिडाड और टोबैगो नामक स्थान पर हुआ। हमने जब हिंदी के स्वरूप की बात की थी, जब हमने भारतेतर क्षेत्रों की बात की थी दोस्तों, तो मैंने उसमें ट्रिनिडाड और टोबैगो नामक 2 ऐसे स्थान हैं जो विदेश हैं, लेकिन जहां पर हिंदी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। कब किया गया? 1996 में किया गया। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच 1999 में हुआ और यूनाइटेड किंगडम में लंदन राजधानी जो वहां आयोजित हुआ। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 में आयोजित हुआ और ये सूरीनाम नामक क्षेत्र, देश के पारामरीबो नामक स्थान पर आयोजित किया गया। उसके बाद 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 13 से 15 जुलाई 2007 में आयोजित हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन किया गया। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक स्थान पर आयोजित हुआ। ये जो दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका हैं, इसकी भी चर्चा मैंने भारतेतर क्षेत्रों में, हिंदी के भारतेतर क्षेत्रों में की थी, अगर आपको याद हो तो। और 2012 में 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच ये 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। 10 से 12 सितंबर 2015 में भारत के भोपाल शहर में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में ही पोर्ट लुई नामक स्थान पर 18 से 20 अगस्त 2018 में आयोजित हुआ। अब तक दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। उसके बाद अनेक कारणों से फिजी में प्रस्तावित था 12वां सम्मेलन, लेकिन कोविड के चलते शायद ये संपन्न नहीं हो पाया। तो ये हमारी आज की चर्चा हुई, बहुत महत्वपूर्ण। उम्मीद करती हूं कि आप इससे बहुत अधिक लाभान्वित होंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उनके आप सही सही जवाब देंगे। अब एक नजर डालते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ताकि जांच हो जाए। पहला प्रश्न है, प्रभाव क्षेत्र और समृद्धि की दृष्टि से क्रमशः भाषा के रूप है भाषा, बोली, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, बोली, उपभाषा, भाषा या राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। आपको क्रमशः पूछा गया है, इस बात पर ध्यान देना, यानी आपको बढ़ते क्रम में भाषा के रूप बताने हैं। तो सी विकल्प यहां सही है क्योंकि भाषा का सबसे छोटा रूप है बोली, उससे बड़ा है उपभाषा और उससे बड़ा है भाषा। इस बात को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, उपभाषा है व्याकरण सम्मत भाषा, मानकीकृत भाषा, राष्ट्रभाषा, एक प्रदेश अथवा प्रदेश के विशाल भाग में वैचारिक आदान प्रदान की भाषा। तो हमने पढ़ा था कि उपभाषा न तो व्याकरण सम्मत होती है, न मानकीकृत होती है, न राष्ट्रभाषा होती है, बल्कि एक प्रदेश के विशाल भूभाग में
या बोली जाने वाली वैचारिक आदान प्रदान की भाषा होती है, और डी ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। आगे चलें। तीसरा प्रश्न है, बोली और भाषा में अंतर है। हमने विस्तार से चर्चा की थी इस पर। पहला ऑप्शन है, बोली का क्षेत्र सीमित और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। दूसरा है, बोली का रूप मौखिक होता है, भाषा का मौखिक और लिखित दोनों होते हैं। बोली का व्याकरण एवं मानकीकरण नहीं होता, जबकि भाषा का व्याकरण और मानकीकरण होता है। तो ये तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि उपर्युक्त सभी अंतर बोली और भाषा के बीच में पाए जाते हैं। आगे चलें। चौथा प्रश्न है, राजभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है। ये रिक्त स्थान दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी राजभाषा की परिभाषा आपको लिखनी है। तो पहला है, जो संपर्क भाषा होती है, जो विशाल भूभाग में बोली जाती है, जो संविधान स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा होती है, या जो परिष्कृत एवं साहित्यिक भाषा होती है। तो सी विकल्प सही है, क्योंकि राजभाषा का मतलब ही है संविधान से स्वीकृत राजकाज की भाषा, यानी सरकारी कामकाज की भाषा। आगे चलें, पांचवें प्रश्न पर आते हैं। दो भिन्न मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के मध्य वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम बनने वाली भाषा क्या कहलाती है? संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा या राजभाषा? तो हमने चर्चा की थी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दो अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले व्यक्ति के बीच जो वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम बनती है भाषा, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आगे चलें। छठा प्रश्न, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी में चुनाव का, हिंदी के चुनाव कर लीजिए, हिंदी के चुनाव का क्या कारण था? 1857 के आंदोलन की असफलता, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी को जन स्वीकृति न मिलना, हिंदी से अधिक सामर्थ्यवान भाषा का अभाव। कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं? देखिए, एक तो ये कारण हमने पढ़ा था, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी क्यों बनी, और दूसरा ये पढ़ा था क्योंकि संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी को जन स्वीकृति नहीं मिली थी, और दूसरा हिंदी से अधिक सामर्थ्यवान और कोई भाषा थी नहीं। यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। बी और सी दोनों विकल्प यहां सही उत्तर हैं। आगे चलें। सातवां प्रश्न, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो आपको याद होगा, केशव चंद्र सेन ने 1873 में ये प्रस्ताव सबके सामने रखा था, और उसका समर्थन किया था बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी बी विकल्प सही उत्तर है। आगे चलें। अगला प्रश्न, हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में संविधान में कब स्वीकृत हुई? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 जुलाई 1955 और 10 जनवरी 1950? तो आपको याद होगा, 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृत हुई। आगे चलें। नवा प्रश्न, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित उपबंध है? 5वें भाग में, छठे भाग में या 17वें भाग में? तो हमने पढ़ा था 5, 6 और 17 तीनों ही भाग राजभाषा से संबंधित है, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। और 17वां जो भाग है, एक बार फिर याद दिला दूं, उसका शीर्षक ही राजभाषा है। तो ये डी विकल्प यहां इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, राजभाषा के संबंध में सत्य कथन है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बिल्कुल सही है। दूसरा है, अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। ये भी बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी। ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये राजभाषा के संबंध में ये तीनों विकल्प सही हैं। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज की राजभाषा और राष्ट्रभाषा पर चर्चा। उम्मीद करती हूं कि ये आज की चर्चा आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और उपयोगी रही होगी। तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। जो मेहनत की जा रही है, अगर उससे आप लाभान्वित नहीं हो तो ये मेहनत बेकार है। इसलिए गंभीरता से लीजिए, लक्ष्य के प्रति सजग बने रहिए और पढ़ाई में मन लगाइए। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। प्रश्नों की
लंबी सी सूची, लंबी सी श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं हम आगे के 2 सत्रों में। केवल और केवल हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रश्नों पर बात होगी जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, उनके समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे, जो आपके लिए मैं समझती हूं कि बहुत ही उपयोगी सत्र होंगे। तो आगे के 2 सत्रों की व्याकुलता से, तत्परता से इंतजार में रहिए, प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।